Hello, good morning students and welcome to कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने एसबीटी पेपर 2019 सॉइल मैकेनिक्स लेकर के आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 2018 एंड 2020 को स्टडी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इन सारी चीज़ों से जब आप पेपर दे रहे होंगे 2021 में अपना सॉइल मैकेनिक्स का, या फिर आप कोई भी जब इन फ्यूचर आप किसी भी स्टेट का पेपर देंगे जेई का, या फिर बिकॉज यू आर एप्लीकेबल फॉर ओनली जेई क्योंकि आपके पास डिप्लोमा डिग्री है ओनली। बट जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं और वो इस वीडियोस को देख रहे हैं तो उनके लिए तो और भी बेनिफिशियल है। जिस तरीके के यहाँ पे एमसीक्यूज देख रहे हैं ना, सेम यही लेवल होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के जेई, एसडीओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आप जेई दीजिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते। यही क्वेश्चंस होते हैं, सारा यही होता है। इवन कुछ क्वेश्चंस तो इसमें इतने अच्छे हैं कि जो अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं, जिनको मुझे लगता है कि पूछा जाना चाहिए था। ठीक है, बट हम लोगों ने स्टूडेंट्स प्रॉपर ध्यान में रख करके चीज़ों को पढ़ना है। अगर हम थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर करा रहे हैं हर क्वेश्चंस के पीछे, तो उसकी वजह यह है कि अगर वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए तो उसको आप अच्छे से लिख पाएँ एटलीस्ट। ठीक है ना, लिखने का प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट्स होने चाहिए। ठीक है ना, तो इससे एक अच्छा लगता है और टीचर्स को मार्क्स देने में बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने काम को आज का। ठीक है ना, तो आप पूरी कोशिश करिए चीज़ों को अच्छे से समझने की, एक एक पॉइंट को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल इज क्लासिफाइड, सॉइल इज डिफाइंड एज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बोलिए क्या आंसर आएगा हमारे पास। आप सबसे पहले जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊं तो उससे पहले आप खुद उसका आंसर देने की कोशिश करिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल इज डिफाइंड एज सब्सटेंस वे ग्रोज क्रॉप layer which develop plant life, deposits of the small particles after disintegration of the rocks, debris which is separated before curing। तो आपको सभी को पता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने देखा है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इट इज ड्यू टू इरोजन ऑफ रॉक्स या फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू वेदरिंग। अब वेदरिंग भी हमारे पास कितने टाइप्स का स्टूडेंट, 2 टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल वेदरिंग एंड सेकंड वन इज द केमिकल वेदरिंग। तो फर्स्ट लेक्चर को आप याद कीजिए, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या कंसीडर करते हैं और केमिकल वेदरिंग में हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रॉक है, जो रॉक का क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, या उसका इरोजन जो हो रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उससे जो हमको जो मटेरियल मिलता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉइल बोल रहे हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, सॉइल इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सिर्फ सॉलिड को हम लोग क्या नहीं कहेंगे, सॉइल नहीं कहेंगे, उसको तो हम लोग क्या कहेंगे, रॉक कहेंगे। रॉक एंड सॉइल में यही एक डिफरेंस है। रॉक मीन सॉलिड हो गया, सॉइल का मतलब है कि उसमें क्या होंगे, वॉइड्स होंगे, उसमें वाटर होगा, उसमें एयर होगा। इस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सॉइल कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिपॉजिट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। ओके, बाकी सारा कुछ हमने ऑलरेडी पहले से देखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सॉइल इज कंसिडर्ड एज सिंगल फेज सिस्टम, डबल फेज सिस्टम, ट्रिपल फेज सिस्टम या जीरो फेज सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फेज जो है, फेज का मतलब यहाँ पे है कि सॉइल किस किस से मिलकर के बना हुआ है। सॉइल इज मेड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हाउ मेनी फेसेस, 3 फेसेस आर अवेलेबल। तो इसको हम लोग समझने की पूरी अच्छे से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं इसे अपने थ्योरी, जो हमारे थ्योरी लेक्चर्स हैं उससे समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है ना, मेरी पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं आपके लिए उन चीज़ों को लेकर के आऊँ एकदम प्रॉपर वे में। एक सेकंड बस। ये समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी
तो आप पूरा सब कुछ अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना प्लीज़। आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है ना। ये हमारा थ्योरी लेक्चर है स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा उसको इस तरीके से अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉइल, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सॉइल इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड एयर। एयर मीन्स यहाँ पे किसके साथ में, गैसेस के साथ में है। अगर हम बात सॉइल की करते हैं तो सॉइल इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, सॉलिड, सॉलिड में मतलब क्या हो गए, सॉइल सॉलिड्स हो गए, जो किसी भी रॉक से क्या कर रहे हैं, एरोजन या डिसइंटीग्रेशन के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको मिले हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स उसमें जो लिक्विड है, थ्रू आउट द सॉइल मैकेनिक्स, लिक्विड हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, वाटर लेकर के चलेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स गैसेस। गैसेस में हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, एयर। और जो एयर का हम लोग वेट क्या लेकर चलते हैं, इसको स्टूडेंट्स वेट लेस लेकर के चलते हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अब हम लोग देखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब आप क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, फील्ड में से आप कोई भी एक सॉइल सैंपल लेते हैं तो वो हमारे को एक इस तरीके का सॉइल सैंपल मिलेगा, जिसमें आपको जो स्टूडेंट्स येलो कलर से दिखाई दे रहा है, दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स। जो आपको इस कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाटर पार्टिकल्स। और जो हल्का सा रेड टाइप जो कलर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एयर वॉइड्स। मीन्स जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल के बिटवीन जो वॉइड्स है, उस वॉइड में क्या प्रेजेंट स्टूडेंट्स, या तो एयर प्रेजेंट होगा या फिर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, वाटर प्रेजेंट होगा। यस और नो, इस तरीके का एक सिस्टम है। अब इसी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं। ध्यान से समझने की जरूरत है। इट इज द दिस इज द सॉइल सैंपल एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल इज द volume called is the volume of soil sample. It is the summation of volume of solid plus volume of air plus volume of water. या फिर हम लोग दूसरा क्या कह सकते हैं कि volume of soil sample it is the summation of volume of solid plus volume of voids, क्योंकि voids के ही अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा एयर या फिर वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ओके समझने की अब हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेम वॉल्यूम को लेकर के इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिए कि सबसे हमने इसको एक सिस्टमेटिक में रखा। सबसे नीचे क्या रखा, सॉलिड, उसके ऊपर वाटर, उसके ऊपर एयर। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर आपने सॉलिड नीचे क्यों रखा, आपने एयर को नीचे क्यों नहीं रखा। जनरली जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली हम लोग उसको नीचे रखेंगे। तो सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेट 2.6 to 2.9, एंड वाटर का क्या होता है 1, और एयर का क्या होता है लेस देन 1 के अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, VS, VW एंड VA। तो डियर स्टूडेंट्स हाउ मेनी फेसेस, 1 2 3। बट ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब सॉइल हमारे पास कैसा है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है। इफ सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड देन हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल, 3। ओके, अगर सॉइल हमारे पास कैसा है, पार्शियली सैचुरेटेड। अब हमको कैसे पता चलेगा कि सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड और फुली सैचुरेटेड। अगर सॉइल में क्या है, वॉइड्स है, और वॉइड्स में अगर कुछ भी एयर प्रेजेंट है, मींस ऑल वॉइड्स नॉट फिल्ड विद वाटर, मतलब जो भी वॉइड्स हैं वो वाटर के साथ फिल्ड नहीं है, तो इस टाइप के सॉइल सैंपल को हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल कहेंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दीज आर द सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। तो इस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे, 3 फेज सिस्टम। यस और नो स्टूडेंट्स, इस क्या कहेंगे, इसको हम लोग 3 फेज सिस्टम, एंड इट इज नॉन एज द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड देख रहे हैं। सेकंड वन इज द फुली सैचुरेटेड सॉइल। फुली सैचुरेटेड सॉइल में हाउ मेनी फेसेस, बोलिए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी फेसेस इन केस ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल, कितने फेसेस है हमारे पास, 2 फेसेस सिस्टम है। 2 फेसेस का मतलब क्या है, फुली सैचुरेशन का पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा, मींस ऑल वॉइड्स फिल्ड विद वाटर, मतलब जो भी वॉइड्स है सॉइल में वो सारा किसके साथ है, वाटर के साथ फिल्ड है। ओके, देखिए आप यहाँ पे जो भी हमारे पास क्या है, ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। जो आपको व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल, इट इज इक्वलेंट V। ओके स्टूडेंट्स, VA, VW, VS, VA plus VW it is equivalent VV. VV is the volume of voids. Yes or no? कहने का मतलब क्या है, if soil is fully saturated that means all voids
फिल्ड विद वाटर। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी वॉइड्स है वो किससे फिल हो गए स्टूडेंट्स, वाटर से फिल हो गए। अब बताइए हाउ मेनी फेसेस, 2 फेसेस। हाउ, one is the solid and second one is the water. No air present in case of fully saturated soil sample. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 फेज सिस्टम या फिर fully saturated soil sample. नेक्स्ट वन इज द फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉइल को ओवन में रखते हैं 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पे, तो उससे जो सॉइल हमको आफ्टर 24 आवर मिलता है, उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम लोग बोलते हैं फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल। तो वाटर कंटेंट इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, नो वाटर कंटेंट। ओके, तो इस टाइप के सॉइल सैंपल को हम लोग क्या कहेंगे, फुली एयर ड्राइड सैंपल या फिर 2 फेज सिस्टम। तो स्टूडेंट्स ये हो गया एयर, ये हो गया सॉलिड। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स है उसमें या तो 3 फेज सिस्टम हो सकता है या फिर 2 फेज सिस्टम हो सकता है। 3 फेज सिस्टम कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जब सॉइल कैसा होगा, पार्सली सैचुरेटेड होगा। और फुली सैचुरेटेड कब होगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 2 फेज सिस्टम कब हो सकता है, इफ सॉइल इज फुली सैचुरेटेड या फिर सॉइल इज एयर ड्राइड सॉइल। ओके, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि सॉइल 3 फेज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 2 फेज सिस्टम हो सकता है। ओके, और भी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको भी अगर हमको समझना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल इट इज इक्वलेंट V इक्वल टू VS प्लस VW प्लस VA। VS इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VW प्लस VA इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। V को हम लोग और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इट इज इक्वल टू VS प्लस VB। और VB आपको पता है VW प्लस किसके होता है, VA के इक्वलेंट होता है। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्या हो गए, क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, जिससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो सॉइल इज कंसिडर्ड एज, अगर हमारे को कुछ भी गिवन नहीं कर रखा है, मींस सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होगा, सी होगा। तो आपको याद रखना है ट्रिपल फेज सिस्टम, ठीक है, क्या है हमारे पास, ट्रिपल फेज सिस्टम। ट्रिपल फेज सिस्टम का सिंपल सा मतलब किसके साथ में स्टूडेंट्स, सॉइल इज partially saturated. ओके, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, ये हमको समझना पड़ेगा। यहां पे सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड मींस यहां पे क्या हो जाएगा, और आप समझने की कोशिश करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज इक्वलेंट VS प्लस VB। यस और नो, VS प्लस VB, VS इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड VB इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यस और नो। अब स्टूडेंट्स आपको समझ लेना इसको। अब आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे आपने पढ़ा है सॉइल मैकेनिक्स को, थोड़ा तो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जैसे गामा बल्क। ये जो गामा बल्क का मतलब क्या है, बल्क का मतलब सिंपल सा क्या होता है, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड मींस एयर, वाटर एंड सॉलिड तीनों चीज क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज द 2 फेज सिस्टम। ओके, 2 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्या है हमारे पास यहाँ पे, 2 फेज सिस्टम को जब आप देखेंगे तो क्या कंडीशन हो सकता है, एक तो हो सकता है सॉइल इज, ओके, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड मींस क्या है स्टूडेंट्स, ऑल वॉइड्स विद फिल्ड विद वाटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, V इक्वल टू VS प्लस VB। और यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, VB इक्वल टू VW। यस और नो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी वॉइड्स है VB का वैल्यू किसके इक्वलेंट हो जाएगा, यहाँ पे VW के इक्वलेंट होगा। सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। एंड सेकेंड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सॉइल इज, ओके, सॉइल इज फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल। तो इसका सिंपल सा मतलब किसके साथ में बोलिए, सॉइल इज फुली एयर ड्राइड मींस V इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, VS प्लस VB मींस जो भी वॉइड्स है उसमें इस बार क्या है स्टूडेंट्स, VA प्रेजेंट है। इस केस में स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, V
W का वैल्यू क्या है 0 इन दिस केस, एंड इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो VA का वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 0 है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल कब हमारे पास क्या होगा 2 फेज सिस्टम होगा और कब हमारे पास सॉइल कैसा होगा 3 फेज सिस्टम होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज। तो सबसे पहले एग्जाम में आपने देखना है कि जब भी सैचुरेटेड सॉइल दे, जब भी आपको क्वेश्चन में सैचुरेटेड सॉइल दे, दैट मींस SR डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट इज इक्वलेंट किसके हो जाएगा 1 के इक्वलेंट हो जाएगा। तो SR को अगर आपने और समझना है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। यस और नो, ये हमारे को याद रखना है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट इज इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर आपको स्ट्रेस आगे और समझना है, अगर आपको इसको परसेंटेज में लिखना है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, SR का जो रेंज होता है स्ट्रेंथ ये हमारे पास होता है लाइक दिस। इसको हम लोग परसेंटेज में देख रहे हैं इस तरीके से। इसका क्या होता है स्ट्रेंथ, वैल्यू होता है 0 लेस देन इक्वल टू परसेंटेज, मतलब SR का वैल्यू हम लोग किस में देख रहे हैं, परसेंटेज में देख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा है, यस। अब हम लोग तीनों केसेस में देख लेते हैं इसका वैल्यू कब क्या होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, सॉइल इज, ओके, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। अगर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, इसमें हमारे पास क्या आएगा, SR इट इज इक्वलेंट 1। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, सॉइल इज, ओके, सॉइल इज फुली एयर ड्राइड सॉइल, ओके, फुली एयर ड्राइड सॉइल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, SR इक्वल टू 1। एंड थर्ड केस हमारे पास क्या है, थर्ड केस है हमारे पास सॉइल इज पार्शियली, ओके, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। अगर आप पार्शियली सैचुरेटेड की बात करेंगे तो इन दिस केस SR का जो वैल्यू होगा ये 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं। सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, SR इक्वल टू 1, सॉइल इज फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल, SR इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे सॉइल स्ट्रेंथ 0 आएगा, ओके, दिस वैल्यू इज 0। एंड सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होगा स्ट्रेंथ, 0 से 1 के बीच में होगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। एन ए सैचुरेटेड सॉइल वॉल्यूम ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज दिस। तो ये पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया। अब मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक और टेबल बनाना चाहता हूँ। वो टेबल में आपको बताना चाहता हूँ कि SR का वैल्यू वाटर कंटेंट के साथ में किस तरीके से क्या कर रहा होता है, वेरी कर रहा होता है। जो भी हमारे पास सॉइल सैंपल होता है स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बेसिस पे हम लोग इसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करके रखते हैं, डिवाइड करके रखते हैं, क्लासीफाई करके रखते हैं। जैसे कि सॉइल इज वेट सॉइल सैंपल, देखिए जैसे आपको सुनने में आएगा मॉइस्ट सॉइल सैंपल, वेट सॉइल सैंपल, सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, डैम्प सॉइल सैंपल, या फिर हमारे पास क्या होगा जैसे होममेड, या फिर क्या होगा ड्राई होगा, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। प्लीज़ रिमेंबर, आपने इसको याद रखना है। एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करके आइएगा प्लीज़। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR में, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वाटर कंटेंट में, ओके, वाटर कंटेंट में। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। ये वैल्यू हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। एट दिस पॉइंट ऑल वैल्यूज वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोथ आर 0। इस पॉइंट पर हम लोग क्या लिख रहे हैं 0.25। इस पॉइंट पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं डियर स्टूडेंट 0.50, ओके। एट दिस पॉइंट 0.75, एट दिस पॉइंट SR इक्वल टू 1, ओके। इस तरीके से हमारे पास है 0, 0.25,
ओके, इस तरीके से है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक बार अच्छे से समझना हमने एक एक पॉइंट को। इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए एक एक पॉइंट को। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए एक बार और, नेक्स्ट एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ये हो गया, इस तरीके से देखिए ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वाटर कंटेंट है। तो अब आप सभी को पता है अगर वाटर कंटेंट 0 है तो मीन्स ये किसको बताएगा स्टूडेंट्स, ये आपको ड्राई को बताएगा। ड्राई का मतलब क्या है कि वाटर कंटेंट कुछ है ही नहीं। इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दिस वन इज द होमेड, दिस वन इज द डैम्प, दिस वन इज द मॉइस्ट, this one is the wet and this one is the saturated. ये हमारे पास है। अगर हमारे पास क्या है डिस्टेंस, इफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज लाई बिटवीन 0.5 to 0.75 द सॉइल बिहेव जस्ट लाइक एज ए मॉइस्ट सॉइल सैंपल। यस और नो, सॉइल behave just like as a moist soil sample. If SR degree of saturation is lie between 0.2 0.75 to SR it is equal to 1, so soil is a wet soil sample. Okay, and if SR equal to 1 means soil is saturated. क्या SR greater than 1 भी हो सकता है? Yes, SR greater than 1 भी होता है, बट जनरली हम लोग क्या लेकर चलते हैं, इसको 1 लेकर के चलते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। Okay, I think this point is totally clear. Okay, saturated, wet, moist, damp, humid, dry, तो ये सारे चीज़ों को हमने क्या करना, अच्छे से समझ लेना है यहाँ पे। तो I think question number 3 is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ सॉइल हैविंग फुल ऑफ वाटर द सॉइल इज कॉल्ड। बोलिए, द पोर्स ऑफ सॉइल हैविंग फुल ऑफ वाटर मीन्स क्या कहने का मतलब है, ऑल वॉइड्स फिल्ड विद वाटर। मतलब जो भी वॉइड्स हैं, ऑल वॉइड्स किसके साथ फिल्ड है स्टूडेंट्स, वाटर के साथ फिल्ड हैं। तो द सॉइल इज कॉल्ड कंप्रेसिबल सॉइल, वेट सॉइल, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल या फिर फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो आंसर इज द फुली सैचुरेटेड सॉइल। देखिए कितना सिंपल सा एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। द पोर्स ऑफ सॉइल हैविंग फुल ऑफ वाटर द सॉइल इज कॉल्ड इज द फुली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल इज ऑफ यूनिट वेट सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, ऑफ यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। ओके सॉरी, इसमें 2 बार एक ही चीज़ को लिख दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये हमारे पास है यूनिट वेट सबमर्ज्ड सॉइल, मतलब क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ द सबमर्ज्ड सॉइल। मतलब यहाँ से हम लोग इसको हटा दे रहे हैं इस पॉइंट तक, ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। इस पॉइंट तक का, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। ये 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है, बाय मिस्टेक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, गामा बल्क। एक जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है डिस्टेंस, G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। इट इज़ द जनरल फार्मूला, ठीक है ना। गामा बल्क या फिर क्या कह सकते हैं, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल में जो हमारे पास होता है, उस सॉइल सैंपल का जो यूनिट वेट है वो हम लोग बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप खुद बताइए, अगर गामा सैचुरेटेड मतलब यूनिट वेट ऑफ द सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, तो मीन्स इन दिस केस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। सॉइल इज सैचुरेटेड तो एस इक्वल टू 1, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, G प्लस ई
ओके, जी प्लस ई अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ गामा डब्ल्यू के इक्वलेंट होगा। अगर डी स्ट्रेंथ आप समझना चाहते हैं गामा ड्राई का मतलब क्या हो गया स्ट्रेंथ एस इक्वल टू 0। अगर आप एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फाइनली वी ऑब्टेन जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ 1 प्लस ई के इक्वलेंट हो जाएगा। अब आप सभी को पता है एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्ट्रेंथ, यू नो वेरी वेल, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जे सहवाग। ओके, एस ई या हम लोग यहाँ पे एस आर लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जनरली एस आर से डिनोट करते हैं। तो बोलिए एस आर इंटू ई इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं डब्ल्यू इंटू जी। तो आप खुद से सोचिए एस आर इंटू ई को हम लोग डब्ल्यू इंटू जी लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा जी प्लस जी डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो क्या कॉमन ले सकते हैं जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इन ब्रैकेट 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको सभी को ध्यान देना है, ये आप रिजल्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, यस और नो, ये रिजल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, व्हाट इज दिस इज द गामा ड्राई, यस और नो। तो स्ट्रेंथ हमारे को एक रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे गामा बल्क। ओके, गामा बल्क ये हो जाएगा हमारे पास गामा ड्राई इन ब्रैकेट 1 प्लस वाटर कंटेंट, ये हमारे पास क्या है इस रिलेशन के इक्वलेंट है। ओके, गामा बल्क इक्वल टू गामा ड्राई इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। व्हाट इज द गामा ड्राई? गामा ड्राई इट इज इक्वलेंट गामा बल्क अपॉन 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, दिस इज द रिजल्ट। ओके, गामा ड्राई। अब हमारे से क्या पूछा है इन्होंने स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है गामा सैचुरेटेड, सॉरी गामा हमसे पूछा है समर्ज्ड। ओके, गामा समर्ज्ड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दिस फॉर्मूला इज जी माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अब आपने ध्यान देना ये फॉर्मूला कैसे आता है, दिस फॉर्मूला इज ऑब्टेन्ड बाय गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ओके, अगर आप देखेंगे गामा सैचुरेटेड में से अगर जी प्लस ई ओके अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू में से अगर आप गामा डब्ल्यू को कॉमन लेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फाइनली जो हमारे को रिलेशन मिलेगा, ठीक है ना, तो वो हमारे को क्या रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट्स, हमको रिलेशन मिलेगा जी माइनस ई, एक सेकेंड, सॉरी जी माइनस ई नहीं आएगा, जी माइनस 1 आएगा। जी माइनस 1, ओके, यस यस, ठीक है, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू के इक्वलेंट होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, गामा सैचुरेटेड मीन्स हम लोग कहेंगे गामा समर्ज्ड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ओके, कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये फॉर्मूला ड्राइव करके कैसे आता है जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। तो आप जब देखते हैं जब आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं या किसी भी जो सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला भी ड्राइव करने के लिए आता है कि बताइए आप इस फॉर्मूले को ड्राइव करके बताइए कैसे होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है, अच्छे से वर्क करना पड़ता है, आप इजीली क्या कर सकते हैं ड्राइव कर सकते हैं। एक बार ड्राइव कर लीजिए, आफ्टर दैट तो आप सारे पॉइंट्स को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द बी। हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करके हमको क्या मिलती हैं, ये वैल्यूज मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ओके, द वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल इज डैश 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 देन द वॉइड रेशियो ऑफ द ग्रेन्ड सॉइल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। वो पॉइंट हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का। अगर आपसे बात किया जाए इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास जैसे कोर्स पार्टिकल है लाइक दिस, ठीक है ना, कोर्स पार्टिकल इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बना, एक वॉइड्स बना। और मैं आपको शो अप करना चाहता हूँ जो वॉइड्स है वो जो ये वाइट कलर से लाइक दिस, ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है।
और यही जब हम लोग क्या करते हैं फाइन पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं तो एक सेकेंड, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, फाइन पार्टिकल्स है। अब इनके बिटवीन जो वॉइड साइज है इट इज़ वेरी लेस या इट इज़ वेरी स्मॉल, ओके, इट इज़ वेरी स्मॉल लाइक दिस, ठीक है ना, जैसे ये डॉट टाइप में है। आप समझने की कोशिश करिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके लिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे ये हमारे पास देखिए, अगर आप बात करते हैं कोर्स ग्रेन के रिस्पेक्ट में, दीज आर द कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, तो यहाँ पे जो वॉइड्स है बिटवीन दीज कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, जो इंडिविजुअल वॉइड्स है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, बड़ा होगा, यस और नो, कंपेयर टू जो हमारे पास क्या है कोर फाइन ग्रेन पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में। बट स्टूडेंट्स जब आप क्या बात करेंगे, टोटल सॉइल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे आप, टोटल सॉइल की बात करेंगे। यहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल बोला है, ना कि कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स बोले, ठीक है ना। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में जो वॉइड रेशियो होगा वो क्या होता है, द वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज लेसर, इज लेस, LESS, लेस देन द वॉइड रेशियो ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये काफी बार जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, द वॉइड रेशियो ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल इज लेस देन द वॉइड रेशियो ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल। तो स्टूडेंट्स मोर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, समटाइम्स इक्वल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। बस आपको यही पता होना चाहिए कि वॉइड्स हमारे पास किस तरीके का है। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ परमेबिलिटी, ओके, द प्रिंसिपल ऑफ परमेबिलिटी ऑफ इज गिवन बाय। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि हम लोगों के पास यहाँ पे कितने लॉज हैं, स्टोक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, डार्सी लॉ एंड कूलम्स लॉ। तो आप सभी को पता है स्टोक्स लॉ हम लोग किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिकल साइज का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोक्स लॉ को यूज करते हैं। या सेकंड आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर जब आप पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि पार्टिकल सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो हम लोग किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द स्टोक्स लॉ, ठीक है ना। तो स्टोक्स लॉ की हेल्प से वहां से हम लोग क्या पता करते हैं, डाया ऑफ पार्टिकल्स पता करते हैं बाय हेल्प ऑफ द सेटलिंग वेलोसिटी। ओके, और जो लॉ होता है वो किस लॉ पे बेस्ड होता है, वो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। ओके, नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ, ओके, इसका कोई रोल नहीं है। डार्सी लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्या होता है, डार्सी लॉ इज मतलब जो परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल इज बेस्ड ऑन डार्सी लॉ। अब मैंने आपको इसको पहले से काफी बार एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज द डार्सी लॉ, एज पर डार्सीज डिस्चार्ज वेलोसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। व्हाट इज द आई, आई इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ओके, आई इज द hydraulic gradient, okay, and it is I equal to delta H by L. delta H is the head loss, okay, अगर स्टूडेंट्स हेड लॉस नहीं होगा तो वाटर का फ्लो नहीं होगा। L is the length of soil sample। ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ओके, डेल्टा एच इज द हेड लॉस, एल इज द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। और जब आप क्या करते हैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हम यहाँ से हटाते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू या v इक्वल टू किसके होता है, k इंटू आई के होता है। ओके, अब स्टूडेंट्स आपने ध्यान देना है, डार्सी लॉज इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो। ओके, दिस लॉ इज वैलिड फॉर, ओके, वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो। ये लेमिनार फ्लो के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, वैलिड होता है, हमारे को ये याद रखना है। इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू i, मीन्स ये क्या होता है, यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो एक लीनियर रिलेशन होता है। कैसा होता है, लीनियर रिलेशन होता है। बट इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो v इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू i, ठीक है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू i की पावर समथिंग, मीन्स इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो स्टूडेंट्स नॉन लीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है। लीनियर किसके रिस्पेक्ट में होता है, ओनली एंड ओनली लेमिनार फ्लो के रिस्पेक्ट में होता है। अब आप सभी को पता है, अगर आपको पता करना है कि कोई भी फ्लो लेमिनार है, टर्बुलेंट है या फिर
इन दोनों के बिटवीन है, तो ये हम लोग किसकी हेल्प से पता करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर। आपको रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा, रो वी डी अपॉन म्यू की हेल्प से आपको पता करना पड़ेगा कि हमारे पास फ्लो कैसा है, लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है या फिर ट्रांजिशन फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी सेम क्या होगा हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर और क्या हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, और ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड होने में कोई भी मतलब इसका कोई भी रोल नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना, जो बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है स्टूडेंट्स। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। तो स्टूडेंट्स आपको यूनिट्स पता होने चाहिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे आपको इनके यूनिट्स पता होने चाहिए। ए वी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, एम वी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ओके, ए वी, एम वी, सी सी एंड सी वी, टी वी, ओके, टी वी एंड यू, इन सभी के आपको स्टूडेंट्स यूनिट्स पता होने चाहिए। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस फ्रेम होते रहते हैं इस तरीके के कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ए बी, व्हाट इज़ द यूनिट एम बी, व्हाट इज़ द यूनिट सी सी, व्हाट इज़ द यूनिट सी बी और टी बी। इन सब के आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, यूनिट्स पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक होमवर्क हो गया एक तरीके का। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कमेंट में जा करके आप सभी स्टूडेंट्स ने इनके यूनिट्स एंड डायमेंशन, ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशंस बताने हैं। अगर एक बार आपसे परमेबिलिटी पूछा गया है तो नेक्स्ट टाइम जो एग्जामिनर्स होगा वो क्या करेगा, इनमें से ही जनरली इन्हीं में से यूनिट्स पूछी जाती हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। ठीक है ना, तो आपको सारा पता होना चाहिए, ए बी, एम बी, सी सी, कोफिशिएंट ऑफ कम, ठीक है, कंप्रेशन, सी बी, कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है ना, टी बी, टाइम फैक्टर, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, इन सब के यूनिट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आप बताइए स्टूडेंट्स सभी का यूनिट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शियर स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंड इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्ट्रेंथ सबसे पहले हमारे को क्या समझना है कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे को क्या समझना है कि शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, देन हमने आगे चीज़ों को समझना है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग दो फॉर्मूलेज को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो होता है हमारे पास कूलम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मोर कूलम्स थ्योरी, और एक थ्योरी है हमारे पास स्टूडेंट्स तरजागी थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो आई थी मोर कूलम्स थ्योरी। एज पर कूलम्स थ्योरी, ठीक है, थोड़ा देख लेना स्पेलिंग को, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कूलम्स थ्योरी एज पर मोर्स कूलम्स थ्योरी, ओके, मोर्स कूलम्स थ्योरी, व्हाट इज द शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ इज द एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ये आया था फॉर्मूला एज पर मोर्स कूलम्स थ्योरी, एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। आपको पता ही है शियर स्ट्रेंथ इज द मैक्स वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस। ओके, मैक्स वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस मतलब कोई भी सॉइल किस मतलब कितने शियर स्ट्रेस को रजिस्ट कर सकता है, उस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके,
C and phi are the shear strength parameters. C and phi are the shear strength parameters. C is the cohesion and phi is the internal friction angle. And what is the sigma n? Sigma n is the normal stress. What is this? This is the normal stress. अगर आपको किसी भी पता करना है, जैसे हम लोगों के पास क्या था, सिग्मा एन इक्वल टू गामा इंटू एच, सिंपल सा. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये जो सॉइल है ये हम लोग टोटल स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? टोटल स्ट्रेस के हम लोग क्या देखते हैं? रिस्पेक्ट में देखते हैं. सिग्मा एन इज द टोटल नॉर्मल स्ट्रेस इन क्रिटिकल प्लेन. व्हाट इज द सिग्मा एन? सिग्मा एन इज द टोटल नॉर्मल, ओके, टोटल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल प्लेन या क्रिटिकल सेक्शन लिख सकते हैं आप. ठीक है, सेक्शन लिख लीजिए, क्रिटिकल सेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, सी इज द कोहेजन, ओके, टोटल कोहेजन एंड फाई इज द टोटल फ्रिक्शन एंगल. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, आपको क्या रखना है, इस पॉइंट को हमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि जो ये हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये वाटर टेबल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशंस आपको नहीं दे रहा. मींस जिस लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, सॉइल सैंपल को फाइंड कर रहे हैं, कोई भी मतलब शेयर स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ओके, दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड सपोज वाटर टेबल इज प्रेजेंट हेयर, ओके, वाटर टेबल इज प्रेजेंट हेयर और आप क्या कर रहे हैं, यहां पे शेयर स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट. मतलब यहां पे आप पता कर ले रहे हैं कि यहां पे क्या शेयर स्ट्रेंथ रहा होगा एट दिस सेक्शन. तो स्टूडेंट्स इन दिस थ्योरी वाटर टेबल क्या है, बिलो दिस सैंपल है. मींस अगर वाटर टेबल एट दिस प्लेन पर हो जाए तो इस चीज के लिए ये थ्योरी क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स, मोर्स कूलम्स थ्योरी जो है. ओके, दिस थ्योरी इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये किसको बता रहा है, टोटल नॉर्मल, किसको बता रहा है, स्ट्रेस को बता रहा है. बट जो हमारे क्या हैं, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर तरजागी साहब, उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया, करेक्ट करके उन्होंने बताया कि शेयर स्ट्रेंथ इट इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन बार 10 phi days, कि दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर any type of soil. Soil is saturated, soil is submerged, soil is dry, soil is partially saturated, any type of soil. This theory is valid for any type of soil sample. This theory is given by Dr. Tarzagi and this theory is also known as modified Morse-Coulomb theory. Okay, Morse-Coulomb theory. तो ये हमारे पास है S इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा एन बार 10 phi. अब आप समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड. ओके, दिस इज द फॉर्मूला, 2 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. अब उन्होंने हमसे ये नहीं बोला है कुछ भी कि जो सैंड है वो कैसा है, वाटर टेबल कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है. तो हम लोग कहेंगे S इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन 10 phi. ओके, प्लीज इसको कूलम्स थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे. इन केस ऑफ सैंड स्ट्रेंट्स, इन केस ऑफ सैंड, बोलिए, अगर आप सैंड की बात करना चाहते हैं, इन केस ऑफ सैंड व्हाट इज द सी डैश, सी डैश इट इज इक्वल टू 0. यस और नो, बिकॉज सैंड इट इज ए कोहेजन लेस सॉइल, इट इज नॉट ए कोहेसिव सॉइल. तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, S इक्वल टू सी इट इज इक्वल टू 0 प्लस सिग्मा एन डैश 10 phi. तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, शियर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 10 phi डैश. ओके, 10 phi डैश या फिर 10 phi. तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सैंड इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, कोसाइन ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, टेंजेंट ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल
या कोसेक ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? सी इज द करेक्ट आंसर। टेंजेंट ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू शियर स्ट्रेंथ इन केस ऑफ सैंड। अब देखिए ड्यू स्ट्रेंथ, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अगर हम लोग यहाँ पे सैंड की जगह पे क्या कर दें, हमने लिख दिया क्ले, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? और मैं डी ऑप्शन को क्या लिख दे रहा हूं डिस्टेंस, डी ऑप्शन को मैं लिख रहा हूं कोहेजन। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कोहेजन। तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज द एस? एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। क्ले इज ए कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल मीन्स फाई इक्वल टू 0 in case of clay. okay, in case of clay क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास फाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स टेन फाई, तो बोलिए 10 0 इट इज इक्वल एंड 0। यस और नो? 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इक्वल टू 0 मीन्स एस इक्वल टू सी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। और यही रीजन होता है कि कभी भी क्विक सैंड कंडीशन किस में पॉसिबल नहीं होता है, क्ले में पॉसिबल नहीं होता है। क्विक सैंड किस में पॉसिबल होता है? क्विक सैंड इट इज ए टाइप ऑफ सैंड? नो, इट इज ए मतलब ये क्या है, हमारे पास एक कंडीशन है। इट इज नॉट टाइप ऑफ ए सैंड, इट इज ए कंडीशन वेयर इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स टू 0। ओके, क्विक सैंड कंडीशन occurs in fine sand and coarse sand। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, फाइन सैंड क्विक सैंड कंडीशन, इसको मैं लिख देता हूं आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। क्विक सैंड कंडीशन occurs in fine sand and coarse silt। okay, it is not occurs in clay। रीजन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बिकॉज सी नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो क्ले है उसके पास क्या है स्ट्रेंथ? एक स्ट्रेंथ है। क्या है उसके पास? एक स्ट्रेंथ है। मीन्स क्या है उसके पास? कोहेजन है, ठीक है ना। यही रीजन होता है कि ये क्ले में पॉसिबल नहीं है। तो स्ट्रेंथ अब आपके माइंड में आ रहा होगा, तो सर फिर कोर्स सैंड या फिर ग्रेवल में पॉसिबल है? नो, बिकॉज उनके वॉइड्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ा वॉइड्स होता है, तो उसमें स्ट्रेस, जो इफेक्टिव स्ट्रेस को जीरो करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्विक सैंड कंडीशन ऑलवेज ऑकर इन फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट में ही पॉसिबल है, अदरवाइज और कहीं पे पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने स्टूडेंट्स अच्छे से क्या करने, समझने हैं। तो आई थिंक ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और कौन सा आंसर है ये आपको अच्छे से क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है? इफ द फेलियर एनवेलप ऑफ एनी सॉइल रिप्रेजेंट कोहेजन इक्वल टू 0 एंड इंटरनल फ्रिक्शन एंगल इक्वल टू 30 डिग्री देन द सॉइल इज। तो आप खुद सोचिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फेलियर एनवेलप है, मतलब लाइक दिस, ये हमारे पास क्या है, कोई भी फेलियर एनवेलप लाइक दिस, इस तरीके से फेलियर एनवेलप है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे अगर कोई भी जैसे लाइक दिस, अगर इस तरीके से हमारे पास कोई भी इंटरसेप्ट कट होता है, तो ये हॉरिजेंटल एंगल जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। एंड दिस इंटरसेप्ट इट इज नोन एज द सी। बट इन दिस केस कोहेजन इज 0 मीन्स फेलियर एनवेलप इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। कहाँ से पास कर रहा है? ऑरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स सी इज 0 एंड दिस एंगल इज द फाई। तो डियर स्टूडेंट्स बताइए ये किस केस में पॉसिबल है? कोहेजन लेस, कोहेसिव, क्ले, या ऑल ऑफ दिस? तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सोचिए, कोहेसिव और कोहेजन लेस दोनों में नहीं हो सकता ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोहेजन लेस सॉइल। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सिंपल सा क्या स्टूडेंट्स? सैंड है। क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? सैंड। अगर यही आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए स्टूडेंट्स आपसे? अगर आपसे पूछा जाता यही कि बताइए क्ले के रिस्पेक्ट में बताइए,
क्ले के रिस्पेक्ट में बताइए। तो आप क्या बताते हैं स्टूडेंट्स क्ले के रिस्पेक्ट में? आप कहते हैं देखिए सर सिंपल सा है, क्ले में क्या होता है फाई का वैल्यू क्या होगा 0। अगर कोई भी लाइन हॉरिजेंटल के साथ 0 एंगल बनाती है इसका मतलब वो लाइन क्या रही होगी पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, यस और नो। तो हमारे पास वो लाइन क्या है लाइक दिस, ये लाइन हमारे पास क्या है आप बताइए, इसमें फाई का वैल्यू क्या रहेगा 0 बिकॉज ये बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इंटरसेप्ट इट इज द सी, यस और नो। तो आप जब देखेंगे ये हमारे पास क्या है नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज द शियर स्ट्रेस, यस और नो। तो आपको पता है शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ इज द मैक्स वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस, ओके। तो अगर आपको देखना है फेलियर इन्वेलप इन केस ऑफ क्ले तो स्टूडेंट्स इस तरीके का बनेगा, फेलियर इन्वेलप इन केस ऑफ सैंड तो इस तरीके का बनेगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके का बना करके देगा आपको डायग्राम और आपसे पूछ लेगा कि बताइए जो फेलियर इन्वेलप बन रहा है ये किस टाइप की सॉइल के लिए बनेगा, क्ले के लिए या फिर आपके पास क्या होगा सैंड होगा, ग्रेवल होगा, इस तरीके का ऑप्शन दे रखा होगा। तो आई थिंक दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। इफ द फेलियर एनवेलप ऑफ एनी सॉइल रिप्रेजेंट कोहेजन इक्वल टू 0 मीन सी इक्वल टू 0, इसमें क्या है स्टूडेंट सी 0 है, ओके एक सेकेंड, सी 0 एंड फाई नॉट इक्वल टू 0, ओके नॉट इक्वल टू 0। तो ये किसको बताएगा, ये सैंड को बताएगा, ओके। जब आप इसमें देखेंगे इन दिस टाइप ऑफ सॉइल सी इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0 एंड फाई इक्वल टू 0, तो ये किसको बताएगा स्टूडेंट्स, ये हमको क्ले को बताएगा, क्ले। तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। प्लीज स्टूडेंट्स इन वीडियोस को आप अपने और फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 1 सितंबर से हम लोग ऑफलाइन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी 5th सेमेस्टर में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उसको कोई भी सब्जेक्ट या 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर प्योर जो हमारे पास क्या है मेन टेक्निकल पेपर्स स्टूडेंट्स हम आपको इतना अच्छे से कर देंगे कि आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारी साइड से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितना भी है हमारी टीम के थ्रू पूरा एक्सपर्ट मतलब टीम है विद इन 5 to 6 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस विद JEE एंड SDO स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो इसलिए अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं और आप बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ये पेपर में नहीं आया है बट मेरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हम कई सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखिए इन ए कंसोलिडेशन टेस्ट डन इन द लेबोरेटरी ऑफ ए सैंपल 20 mm थिक कंसोलिडेटेड 50% इन द 15 मिनट्स विद डबल ड्रेनेज, how many times a 5.0 meter thick layer of the same soil will consolidated 50% and 30%, ठीक है। how many times if the soil layer has a rock below, how much time it will take to consolidated 50% and 30%। तो it is very important question dear students, पहले समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास कैसा है कंसोलिडेशन टेस्ट है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंसोलिडेशन किस टाइप की सॉइल में होता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। अगर सॉइल फुली सैचुरेटेड होगा तो ही कंसोलिडेशन होगा, अदरवाइज कंसोलिडेशन इज नॉट पॉसिबल। कंपैक्शन के लिए कैसा पॉसिबल है सॉइल, कंपैक्शन के लिए सॉइल कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल होना चाहिए, ठीक है, नॉट फुली सैचुरेटेड सॉइल। बट इन केस ऑफ कंसोलिडेशन कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये है कि सॉइल कैसा होना चाहिए, फुली सैचुरेटेड होना चाहिए। कंसोलिडेशन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा मतलब होता है एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर इन द सॉइल सैंपल। जैसे स्टूडेंट्स पोर वाटर का क्या होता है एक्सपेल्सन कंप्लीट हो जाता है, मतलब उसमें से पोर वाटर एक्सपेल नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम पे हमारा कंसोलिडेशन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जब भी कंसोलिडेशन को पढ़ते हैं तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है कंप्रेशन होता है, सेकंड हमारे पास क्या होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, देन क्या होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर। प्राइमरी कंसोलिडेशन स्ट्रेंथ कब कंप्लीट होता है, जब वाटर का एक्सपेल्सन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है हमारे पास इट इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना, और इट इज ड्यू टू क्रीप, ठीक है, इट इज ड्यू टू क्रीप या इट इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स।
जो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन कर रखा है, पहले सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए अच्छे से, जिससे आपको क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या गिवन कर रखा है। गिवन में है हमारे पास स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, कंसोलिडेशन टेस्ट लेबोरेटरी सैंपल ऑफ 20 mm थिक, मतलब हमारे को जो सैंपल दे रखा है उसका जो थिकनेस हमारे को दिया है स्टूडेंट्स, दिस इज द H1, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, ठीक है ना, H1 लिखते हैं, हमको H1 लिखना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू है हमारे पास स्टूडेंट 20 mm, 20 mm इज द थिकनेस ऑफ द सैंपल। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द 50%, इट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, मीन्स U1 जो दे दिया हमारे को, दिस वन इज द 50% कंसोलिडेशन। ओके, टाइम टेकन कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, टाइम T1 इट इज इक्वलेंट 15 मिनट्स। क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 15 मिनट्स है। ओके, नेक्स्ट वन इज द डबल ड्रेनेज। कैसा ड्रेनेज है स्टूडेंट्स ये, दिस वन इज द डबल ड्रेनेज, डबल ड्रेनेज। ओके, अब हम लोगों ने देखना है स्टूडेंट्स, सेम सॉइल सैंपल का जो यहां पे हमने कितना ले रखा है, 20 mm थिक सैंपल ले रखा है। अब हम लोग 5 मीटर एक थिक सैंपल लेकर के चल रहे हैं, मींस H2 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, H2 है हमारे पास 5.0 मीटर हमारे पास क्या है, H2 है। हमारे को जो कंसोलिडेशन मतलब U1 कितना दे रखा है इन दिस केस, ठीक है ना, U2 कर देते हैं हम लोग, U2 कितना हमारे पास 50%। ओके, ये हम लोग सेकंड सैंपल में देख रहे हैं, ये कौन सा सैंपल है हमारे पास, सेकंड सैंपल। ओके, सेकंड सैंपल, प्लीज इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेकंड सैंपल क्या है हमारे पास, U2 इक्वल टू 50%, 30% पे हमको क्या करना है, चेक करना है। ओके, क्या बताना है हमारे क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब हमारे को बताना है T 50% कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगेगा, और T हमारे को कितने स्टेंस में हमारे पास क्या है, T 30% कंसोलिडेशन में हमारे को कितना टाइम लगेगा, जब हमारे पास सॉइल सैंपल का थिकनेस कितना है, 5 मीटर है। कंडीशन इज डबल ड्रेनेज, कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, डबल ड्रेनेज। ध्यान से देखते चलिए, डबल ड्रेनेज इज द कंडीशन। ओके, इफ द सॉइल लेयर हैज ए रॉक बिलो, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इतना सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है एक हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइम फैक्टर। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर मीन्स होता है TV, इट इज इक्वलेंट π/4 U², और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, U < 60%। ओके, जब हमारे पास क्या होता है 60% तक क्या होता है कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का वैल्यू 60 या 60 से लेसर है, तो उस केस में TV टाइम फैक्टर का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, π/4 मल्टीप्लाई U²। व्हाट इज द U, U इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है ना, U इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, TV इट इज इक्वलेंट CV मल्टीप्लाई T/D²। ओके, ये हमारे पास है TV इक्वल टू CV इंटू T/D²। ओके स्टूडेंट्स, TV इज द टाइम फैक्टर, TV इज द टाइम फैक्टर, CV का मतलब क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ओके, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। व्हाट इज द T, T is the time taken for consolidation. Okay, D is the drainage path, depth of the drainage path. ड्रेनेज पाथ। ओके, इसको हमने थोड़ा सा और समझना है स्टूडेंट्स, यहां पे D इक्वल टू H in case of single drainage, okay, D equal to H in case of single drainage and D equal to H/2 in case of double drainage.
इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज, ठीक है। D इक्वल टू एच इन केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज, D इक्वल टू h/2 इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज। ये पॉइंट हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है यहाँ पे। अब आप खुद सोचिए, CV is constant for a same soil sample, ओके, सेम सॉइल सैंपल। ध्यान से देखते चलिए, CV इज कांस्टेंट फॉर ए सेम सॉइल सैंपल, ओके। अगर आप देखें TV, मतलब हमारे पास क्या है, एक ये सैंपल है, दिस सैंपल इज द हाइट इज द 15 mm, ओके, एंड दिस सैंपल इज द हाइट इज द कितना है 5 मीटर, ओके स्टूडेंट्स। इसमें जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है U कितना है हमारे पास 50%, और इसमें भी हमारे पास डिस्टेंस जो U है वो भी कितना है 50%। तो इसका मतलब क्या हो गया, TV का वैल्यू क्या होता है π/4 इंटू यू स्क्वायर, यस और नो। इस केस में भी TV का वैल्यू क्या होगा, TV इक्वल टू π/4 इंटू यू स्क्वायर। ध्यान से देखते चलिए प्लीज। कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, कि अगर स्ट्रेंथ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इन दोनों सॉइल में 15 mm और 5 मीटर में अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है, तो कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, TV इज सेम फॉर बोथ सैंपल्स, यस और नो। TB इक्वल टू π/4, 50 का स्क्वायर, TB इक्वल टू π/4 इंटू 50 का स्क्वायर, मीन्स बोथ सॉइल सैंपल के लिए TB का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले पे वापस जाने की कोशिश करिए। TB is constant because degree of consolidation is same. CB is constant because soil sample is same, 15 mm और 5 meter, both samples are same soil sample. That means मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं क्या कह सकता हूँ, T directly proportion to D square, yes or no। हमारे पास एक रिजल्ट यहाँ से निकल करके आता है, T directly proportion to D square। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, T1/T2 इट इज इक्वलेंट D1/D2 का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, T2 इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई T1। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं 50% कंसोलिडेशन के लिए 50% डिग्री ऑफ, ओके स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखिए हमारे को TV का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर वह पहले तो हमने कुछ नहीं फाइंड किया। देखिए रीज़न क्या है, पहले वाले केस में क्या दे रखा था, उन्होंने बोला कि भाई 15 mm का सैंपल है और एक आपके पास 5 मीटर का सैंपल है। जो 15 mm का सैंपल है इसका 50% कंसोलिडेशन होने में इतना टाइम लगता है, यस और नो। अब उन्होंने पूछा है कि 5 मीटर वाला जो सैंपल है इसमें बताइए 30% पे कितना आपको टाइम लगेगा। तो पहले वाले केस में क्या दे रखा था, हमारे को T का वैल्यू दे रखा था, T मतलब 15 मिनट दे रखा था। तो पहला हमारा काम है कि 30% में हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करें। तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखिए डिस्टेंस, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, TV इट इज इक्वलेंट CV इंटू T/D स्क्वायर, यस और नो। जब तक हमारे को इस T30 का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, मतलब T30 डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में किसके लिए, 15 mm सैंपल के लिए, सॉरी जो 20 mm सैंपल है, कौन सा हमारे पास 20 mm सैंपल, सॉरी स्टूडेंट जहाँ पे मैंने 15 mm बोला ना वो बाय मिस्टेक बोला है, 20 mm सैंपल जो है 20 mm सैंपल के लिए सबसे पहले हमारे को किसका वैल्यू पता करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, T30 का वैल्यू पता करना पड़ेगा। अगर हम लोग T30 का वैल्यू पता कर लेते हैं तो फिर हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि भाई देखिए अब तो हम लोग किसी भी सॉइल सैंपल का फाइंड कर सकते हैं, यस और नो। तो पहला हमारा काम क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने क्या पता करना है, U30 का वैल्यू पता करना है, TB30 का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, TB π/4 मल्टीप्लाई 30, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, π/4 मल्टीप्लाई 0.3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले से सॉल्व कर रखा है, दिस वैल्यू कम्स टू 0.0707, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.071 में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये किसका आ गया, TB30 के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें किसका वैल्यू पता करना है,
अब हमारे को वैल्यू पता करना है CV का, क्योंकि जैसे हम लोग CV का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट रहा होगा। यस और नो? क्योंकि CV तो किसी भी सॉइल सैंपल के लिए क्या है, हमारे पास सेम है ना। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ से आप CV का वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से, CV इट इज इक्वलेंट TV इंटू डी स्क्वायर डिवाइड में T, और देखिए यहां पे क्या लिखूंगा, डिस्टेंस में 50% के लिए लिखूंगा। ओके, देखते चलिए, ध्यान से देखिए, CV का वैल्यू क्या है हमारे पास, TV का वैल्यू कितना होता है, TV आप ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट आप सभी को पता होना चाहिए, मतलब टाइम फैक्टर 450 डिग्री परसेंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए इट इज इक्वलेंट 1.96। ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, TB 50% कंसोलिडेशन के लिए कितना होता है, 0.196। तो 0.196 मल्टीप्लाई डी का होल स्क्वायर, डी का होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको किस में देखते हैं, मीटर में देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.020 डिवाइड में 2। आप कहेंगे सर आपने डिवाइड 2 क्यों किया, बिकॉज डबल ड्रेनेज के रिस्पेक्ट में है। ये हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, डिस्टेंस, मतलब क्या है, सैंपल 20 mm थिकनेस, ओके, यू कितना दे रखा है उसका, 50% कंसोलिडेशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर सेम सॉइल सैंपल होगा तो सबके लिए CV का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हमारे को T30 का वैल्यू पता करना है तो पहले CV का वैल्यू पता होना चाहिए। जब तक आपको CV का वैल्यू नहीं पता होगा तब तक आप T30 का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, मतलब 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगेगा। TB इज ऑलरेडी नॉन, TB कितना हमारे पास 0.071। अब CV तो क्या होगा, सेम होगा ना, चाहे आप 50% कंसोलिडेशन के लिए देखिए चाहे 30% के लिए देखिए, परंतु 30% का हमारे को कोई डाटा अवेलेबल नहीं है ना, दैट्स वाई हमारे को 50% के लिए सॉल्व आउट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द T50, ये वैल्यू कितना दे रखा है हमारे को, वहां पे 15 मिनट्स दे रखा है। ओके, तो यहां से जब आप CV का वैल्यू फाइंड करेंगे कैलकुलेट करके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1.31 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हमारे पास किसका आ गया स्टूडेंट्स, CV का वैल्यू आ गया। TB का वैल्यू पता चल गया, CV का वैल्यू पता चल गया। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे देख रहे हैं, हम लोगों ने CV का वैल्यू पता कर लिया एंड TB का वैल्यू पता कर लिया कि TV, ओके, TB 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए वैल्यू कितना है, 0.071। एंड CV इज कांस्टेंट, रीजन क्योंकि सारा कुछ तो हम लोग सेम सॉइल सैंपल पे देख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर पर मिनट। अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, T30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड करना है 4 सैंपल ऑफ 5 मीटर थिक, ओके, जो 5 मीटर थिक सैंपल है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए ध्यान से देखने की जरूरत है, क्यों कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, देखिए TB इक्वल टू CV इंटू T बाय क्या होता है, D स्क्वायर। अब आपको पता है डिस्टेंस TB का वैल्यू कितना, 30% के लिए 0.071। व्हाट इज द CV, 1.31 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर मिनट। व्हाट इज द T का वैल्यू तो फाइंड करना है। D इज द डेप्थ ऑफ द सैंपल, बोथ ड्रेनेज है, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/2 मीन्स 5/2 मीटर के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस T30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, TB मल्टीप्लाई D स्क्वायर। तो TB का वैल्यू है 0.071 मल्टीप्लाई D स्क्वायर, D मतलब है h/2 का होल स्क्वायर मीन्स 5/2 का होल स्क्वायर, डिवाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड में हो गया CV इज द 1.31 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर मिनट के इक्वलेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वलेंट आएगा, जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 234.41 डेज। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर आपने इस बार ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, T2/T1 इक्वल टू D2/D1 का होल स्क्वायर, ये क्यों नहीं आपने यूज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस फॉर्मूले को इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मेरे को T1 का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हमारे पास कौन सा 20 mm सैंपल है उसका मेरे को क्या नहीं दिया है, एट
30 डिग्री मतलब U 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे मेरे को T1 का वैल्यू गिवन नहीं कर रखा है। अगर ये वैल्यू मेरे को गिवन कर रखा होता ना तो मैं TV और CB का वैल्यू क्या नहीं करता, फाइंड नहीं करता। अब मेरे को वो वैल्यूज गिवन नहीं कर रखा है, उन्होंने तो सिंपल ये बोला कि 20 mm सैंपल है, 50% कंसोलिडेशन में 15 मिनट लगेंगे। अगर उन्होंने इतना और दे दिया होता कि भाई 50 mm सैंपल है, 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में इतना टाइम लगेगा, तो फिर मेरे को यहाँ पे टीवी एंड सीवी का वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट वो मेरे को गिवन नहीं कर रखा है, तो फर्स्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, टीवी एंड सीवी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तभी तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, टी 30% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए क्या कर सकता हूँ, टी का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ना, टाइम का वैल्यू। देखिए डी इज ऑलरेडी नोन, यस और नो, 5 मीटर 5/2 मतलब 2.5 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरे को फाइंड करना है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अननोन्स हैं, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते मैथमेटिकली, तो सिंपली हमारे को इन पॉइंटों को क्या रखना पड़ेगा, डिस्टेंस ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे लेकर के आते हैं। इस क्वेश्चन को अब आप क्या करिए, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिए, दोबारा से पढ़िए इस क्वेश्चन को आप। इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए डियर स्टूडेंट्स। अब दोबारा से आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास, इफ द सॉइल लेयर हैज ए रॉक बिलो, मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। जैसे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास क्ले। डबल ड्रेनेज को समझने की कोशिश कीजिए। डबल ड्रेनेज का मतलब है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से हमारे पास है, ये हो गया सैंड, ये हो गया सैंड। अगर इस तरीके का है मतलब क्ले सैंडविच फॉर्म में है, किस फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स, सैंडविच फॉर्म में, मीन्स ऊपर भी सैंड है नीचे भी सैंड है, या हम लोग कह सकते हैं ऊपर भी परवियस मटेरियल है नीचे भी परवियस मटेरियल है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा ड्रेनेज पॉसिबल होगा, यहाँ पे बोथ साइड ड्रेनेज पॉसिबल होगा, मतलब डबल ड्रेनेज कंडीशंस होगा इफ सैंड मतलब क्या क्ले के अबव और बॉटम है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखना है जो थिकनेस ऑफ सैंपल देखना है, वो किसका देखना है, हमने थिकनेस ऑफ सैंपल देखना है क्ले का, यस और नो। कंसोलिडेशन किस में पॉसिबल होता है, कंसोलिडेशन इज टेकन इन क्ले, क्ले में कंसोलिडेशन होता है, सैंड में नहीं होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। क्योंकि क्ले में क्या होता है, वॉइड्स बहुत छोटा होता है, वाटर का एक्सपेल्सन बहुत धीरे 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 होता है, टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, ईयर्स में टाइम आता है। अगर इस तरीके का सिनेरियो है तो दिस सिस्टम इज द डबल ड्रेनेज सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या हो जाए सेम, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास लाइक दिस, ये हमारे पास क्या हो गया डिस्टेंस क्ले, ये हो गया हमारे पास सैंड, this one is the clay, this one is the sand, and this one is the rock, like this. This one is the rock. अब बताइए, तो यहां पे जो ड्रेनेज कंडीशन होगा ये कैसा होगा, वन वे ड्रेनेज होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, वन वे ड्रेनेज सिस्टम होगा हमारे पास। कैसा सिस्टम है, वन वे ड्रेनेज है। हाउ, ऊपर सैंड है नीचे क्ले, रॉक इज ए इम्परवियस मटेरियल, इम्परवियस मटेरियल। इम्परवियस मटेरियल का मतलब है कि वाटर इसमें से क्या नहीं कर सकता है, पास नहीं कर सकता है। वाटर पास करेगा तो सिर्फ ऊपर से पास करेगा, जैसा नो। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वन वे, एंड दिस वन इज द टू वे सिस्टम। अब आप खुद सोचिए कि अगर इसमें से सॉइल सैंपल को क्या करना है, मतलब इस केस में अगर कंसोलिडेशन होता है और इस केस में कंसोलिडेशन होता है स्टूडेंट्स, तो बताइए ये जो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन होगा ये क्या होगा, 4 टाइम्स फास्टर होगा, 4 टाइम्स फास्टर होगा कंपेरिजन टू दिस। अगर सपोज इसके कंसोलिडेशन में 5 ईयर्स लगते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसके कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगेगा, 1.25 ईयर्स लगेंगे। समझिए वाई, बिकॉज ये कैसा हमारे पास डबल ड्रेनेज सिस्टम है। अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा हाउ, कैसे आया ये। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, टीबी इक्वल टू सीबी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अगर हम लोग क्या करते हैं, सेम डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, ओके, सेम यू है मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, और सेम सॉइल है, सेम क्या हमारे पास सॉइल है, मीन सेम सॉइल सैंपल क्ले है, तो डिस्टेंस सीबी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, t डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू d स्क्वायर, यस और नो, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू d स्क्वायर। फर्स्ट हम लोग देखते हैं केस वन क्या है हमारे पास, केस वन क्या है हमारे पास, सिंगल ड्रेनेज, ओके, सिंगल ड्रेनेज। अगर आप सिंगल ड्रेनेज केस को देखते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या आ जाएगा, d क्या हमारे पास, d इक्वल टू h, यस और नो, तो हम लोग क्या लिख देंगे, h का स्क्वायर। केस टू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, केस टू है डबल, ओके, डबल ड्रेनेज। डबल ड्रेनेज में केस देखेंगे तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, h/2। व्हाट इज द h, h इज द हाइट ऑफ द सैंपल, ओके, h इज द हाइट ऑफ द सैंपल, दिस वन इज द h, दिस वन इज द h, ओके, दिस वन इज द h, दिस वन इज द h। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, केस टू डबल ड्रेनेज d इक्वल टू h/2। तो डिस्टेंस देखिए t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू d स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू h/2 का होल स्क्वायर। तो बोलिए क्या आ जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, h²/4। और यहाँ पे क्या था डिस्टेंस, यहाँ पे t इक्वल टू h²। अगर आप इसको t1 बोलते हैं और इसे क्या बोल दीजिए आप t2, तो बोलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, t1/4, यस और नो। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज, इन केस ऑफ डबल ड्रेनेज t2 इक्वल टू t1/4। तो बोलिए अगर डबल ड्रेनेज सिस्टम होगा तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स फास्टर होगा। अगर सिंगल ड्रेनेज में 5 साल लगते हैं तो डबल ड्रेनेज में कितना लगेगा, 1.25 टाइम्स लगेगा। या क्वेश्चन ऐसे आता है डबल ड्रेनेज में टाइम लगता है 1.25, तो बताइए सिंगल ड्रेनेज में कितना टाइम लगेगा, 5 ईयर्स लगेगा। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रिपीटेशन है इन क्वेश्चंस का मेजॉरिटी टाइम्स। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बोलिए क्या है, इफ द सॉइल लेयर हैज ए रॉक बिलो। देखिए यहाँ पे पहले वाले केस में क्या लिख करके दिया था आपको, डबल ड्रेनेज लिख के दिया था। क्या लिख के दिया था पहले वाले केस में, क्या था स्टूडेंट्स, डबल ड्रेनेज था। क्या था, डबल ड्रेनेज। अब हमारे को क्या दे रखा है, उन्होंने दे दिया रॉक बिलो, ओके, इफ द सॉइल लेयर हैज ए रॉक बिलो, मीन्स ये किसको बता रहा है, ये हमारे को बता रहा है स्टूडेंट्स, सिंगल ड्रेनेज को बता रहा है, ओके, सिंगल ड्रेनेज को बता रहा है। तो बोलिए अब हम लोग क्या कहेंगे, किसके लिए, 4 सैंपल, कौन सा सैंपल, 5 मीटर थिक, जो 5 मीटर थिक सैंपल है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि बताइए मतलब 4 सैंपल 5 मीटर थिक, सिंगल ड्रेनेज कंडीशन, सिंगल ड्रेनेज कंडीशन। अगर हमारे पास क्या स्टूडेंट सिंगल ड्रेनेज कंडीशन है तो बताइए क्या वैल्यू होगा हमारे पास, t 50% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन में कितना हो जाएगा, बोलिए डबल ड्रेनेज का कितना होगा, 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 1.78 ईयर्स, यस और नो। 50% में कितना था जब डबल ड्रेनेज था, 1.78 ईयर्स था। अगर हमारे पास क्या हो जाए स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्या होगा, सिंगल ड्रेनेज हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 × 32, 4 × 7 = 28 और 3 = 31, 4 × 4 और 3 = 7, 7.12 ईयर्स लगेगा। कितने में 50% कंसोलिडेशन होने में 7.12 ईयर्स। इसीलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस बट कॉम्पैक्शन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। कंसोलिडेशन में टाइम लगता है 7.12 ईयर्स ओनली 50% कंप्लीट होने में। अगर यही 90 या 100% कंसोलिडेशन होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास t 30% कंसोलिडेशन में कितना टाइम लगेगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था, वो था हमारे पास 4 मल्टीप्लाई कितना डेज था, 234.41। आप इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये किस में, डेज में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 चौक 16, ओके, 4 चौक 16 और 1 17, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, 937.64 डेज है। अगर स्टूडेंट्स आपसे कोई ईयर्स में पूछा है तो आप क्या कर दीजिए, 365 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा आंसर,
आंसर मिल जाएगा 2.57 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने देख लिया एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लगा नो डाउट, परंतु टाइम तो लगेगा ना। अगर कोई आप अच्छी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें तो टाइम देना पड़ेगा। बट आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अभी हमारा जैसे सॉइल का चल रहा है, इसके जस्ट बाद हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेकर के आने वाले हैं, ठीक है ना। और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन वाले सर हैं उनका भी बहुत जल्दी आपको ट्रांसपोर्टेशन के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से इन चीज़ों को कीजिए, ठीक है ना। और कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे जुड़ने की पूरी कोशिश करिए स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।